हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप 4 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का इंग्लिश पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एयरफोर्स कभी भी आंसर की रिलीज नहीं करता। इस कारण से स्टूडेंट को पेपर का पैटर्न पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार एग्जाम में क्वेश्चंस किस पैटर्न पर पूछे आते हैं। तो आज जो पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है कि जो 70 to 80% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो एग्जैक्ट आपके हूबहू एग्जाम वाले ही होंगे, लेकिन 15 से 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उसी पैटर्न पर आपके पेपर में आए थे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो इंग्लिश पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पेपर का पैटर्न है, वो आपको पूरी अच्छे तरह से पता चल जाएगा और फिर आगे बचे हुए समय में आप अपनी तैयारी उसी अनुसार कर पाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस पेपर का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप वहां से इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए जीके का एक ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर पिछले 3 सालों में एयरफोर्स ने जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस ई बुक को तैयार किया गया है। तो अगर आप एक बार इसे पढ़ लेते हो तो एग्जाम में जीके के सब्जेक्ट में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी इसमें मिल जाएंगे। तो आप ई बुक के लास्ट में इन पेपर्स को सॉल्व करके अपना स्कोर भी पता कर सकते हो और यह आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। यह ई बुक आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, तो आप सभी लोग एक बार एग्जाम से पहले इसे ज़रूर पढ़ें। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। और चलिए, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर शुरू में कुछ पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 से 6 क्वेश्चन तक खाली स्थान दिए गए हैं और आपको खाली स्थान को फिल करना है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? हार्डली डैश रिच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, यानी कि मैं जैसे ही उसके घर पहुंचा तो बारिश स्टार्ट हो गई। खाली स्थान की जगह पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए, जो 4th क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है इससे इन्वर्सन का बोध हमें हो रहा है। अब समझना इन्वर्सन का मतलब क्या है। तो देखो, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब को ऐड कर देते हैं ना, तो यह सेंटेंस क्या होता है? यह सेंटेंस इन्वर्सन का हो जाता है। अब आपको मालूम है कि हार्डली के साथ में हमेशा से हैड का उपयोग होता है, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। तो अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब का उपयोग हो रहा है, दैट मीन्स कि यह सेंटेंस आपका इन्वर्सन का है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है सी हैज और एक सेंटेंस है हैड सी। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सी है और सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब का यूज किया है, लेकिन सेकेंड वाला जो हमारा सेंटेंस है इसमें पहले हमने वर्ब को यूज किया और बाद में सब्जेक्ट को लगाया है। तो इसी तरह यह जो इन्वर्सन वाला सेंटेंस है, तो हार्डली के साथ सबसे पहले हैड आएगा और हैड के साथ आपका सब्जेक्ट आएगा सी। तो हार्डली हैड सी रिच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। तो यहाँ पर देखो, अगर किसी सेंटेंस में हाउ के साथ में कोई वर्ड जुड़ा हुआ हो, जैसे नो, वंडर या फिर एक्सप्लेन इत्यादि, इस तरह के जो वर्ड जुड़े हुए होते हैं हाउ के साथ में, तब इसके आगे हम क्या करते हैं? इनफाइनाइटेड वर्ड का यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। यहाँ पर आपने देखा कि हाउ के साथ नो जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने आई के साथ में इनफाइनाइटेड वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आई विश आई डैश किंग। तो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लग रहा होगा कि आई सब्जेक्ट है, यानी कि इसके साथ में एम आएगा या वाज आएगा, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। लेकिन एक रूल आप यहाँ पर याद रखना, सब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित एक जनरल रूल यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित एक जनरल रूल यह है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई मूड का बोध हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जो असंभव हो या फिर जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, तो वैसे सेंटेंस में क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि आई के साथ यहाँ वर का यूज किया जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आई विश आई वर अ किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम द वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखो एब्डिकेट का नाउन होता है एब्डिकेशन, अडॉप्ट का नाउन है अडॉप्शन और अफेक्ट का नाउन है अफेक्शन। लेकिन जो बी ऑप्शन है एब्डिकेट, एब्डिकेट का जो नाउन है ना, अभी मैंने आपको बताया एब्डिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पर जो अबडक्शन है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, किसी पद या फिर किसी सत्ता से त्याग देना। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पैटर्न को देखा है, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नाउन या एडजेक्टिव से पूछा ही जाता है। आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका नाउन क्या है या फिर इसका एडजेक्टिव क्या है। तो एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट नाउन और वर्ड्स और वर्ब्स हैं, इन सभी को आपको याद करके जाना है। 3 चीज़ आप लोग केवल याद कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा वर्ब फॉर्म। जैसे वर्ब का पहला फॉर्म दे दिया जाएगा और आपसे तीसरा या चौथा पूछा जाता है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर, द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड इज। अब ब्रोकन रीड कहने का मतलब क्या है, अविश्वसनीय व्यक्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अनरिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट स्पेलिंग इज। अकोमोडेट का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों ACCOMMODATE, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि डॉक्टर क्या उसे अस्थमा से निजात दिला सकते हैं। तो जब भी किसी डिजीज की बात हो रही हो, किसी भी सेंटेंस में डिजीज की बात की जा रही हो ना, केयर करने की बात की जा रही हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल। मॉडरेट का सिनोनिम आपको चूज करके बताना है। तो दोस्तों मॉडरेट का मतलब क्या होता है, उदारवादी, यानी कि काइंड हार्टेड। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा नॉट एक्सट्रीम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में है कॉम्प्रोमाइजिंग। तो कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है समझौता करना। आइडियलिस्टिक सी ऑप्शन में है, जिसका मतलब है आदर्शवादी। और डी ऑप्शन है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, यानी कि पृष्ठीय, जो भूमि पर हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही हैड टू साइन और वी एग्जीक्यूटेड। इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करके आपको एक कंप्लीटेड सेंटेंस बनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि अगर उसने साइन नहीं किया तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। और सेंटेंस है आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। ठीक है, तो देखो मैंने उसे बॉक्स को खोलते हुए देखा। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, वाज वेयर का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा और लास्ट में अदर सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि अदर्स वर्ड जो भी हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। सबसे पहले हिम को हम यहाँ चेंज करेंगे ही में, और ही के साथ क्या लगता है तो वाज लगेगा। अब सॉ यानी कि सी का तीसरा फॉर्म, तो सी का तीसरा फॉर्म होता है सीन, और इसके आगे जो अदर वर्ड्स हैं यानी कि ओपनिंग द बॉक्स, लास्ट वाला पार्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द गैप विथ एन अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब आपको यहाँ पर फिल करना है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डैश सार्कास्टिकली स्टैंड। तो देखो यहाँ पर 14th जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, फिजिकल एबिलिटी की बोध यहाँ पर की जा रही है ना, कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है इसलिए वो खड़ा नहीं रह सकता। यहाँ पर एक फिजिकली जो आपकी एबिलिटी है उसको दर्शाया जा रहा है। तो जब भी किसी फिजिकल कैपेबिलिटी को दर्शाया जाता है तब वैसे सेंटेंस में हम कुड का उपयोग करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रीअरेंज द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर लेवल्ड एज PQRS, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस।
यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके इसे लिखना है। तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा पहला नंबर, वन टाइम विल टेल, ओनली टाइम विल टेल, क्या कहेगा, वेदर द फ्यूचर ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विथ विल टर्न आउट टू बी ट्रू। सबसे पहले आएगा पी, फिर इसके बाद आर, उसके बाद क्यू और लास्ट में एस। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विथ विल टर्न आउट टू बी ट्रू। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए गए हैं, इसे आपको असर्शन में चेंज करना है। तो देखो सेंटेंस क्या है, इफ़ ओनली आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। 16th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर चेंज करना है असर्शन में। तो देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्शन में कैसे चेंज करती हैं, यहाँ दो पार्ट में आपको सेंटेंस को तोड़ देना है। पहला पार्ट आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका हो गया इफ़ ओनली। अब अगर फर्स्ट वाले पार्ट में इफ़ ओनली का उपयोग किया गया हो या फिर इसकी जगह कुड का उपयोग किया गया हो, वुड का उपयोग किया गया हो, तब हम इसे रिमूव करके इसकी जगह लगाते हैं आई विश। ठीक है, इफ़ ओनली को रिमूव करके कर देंगे आई विश और बाकी का सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर इधर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड जुड़ा हुआ हो या जैसे कि अल्लाह या फिर माई गॉड, इस तरह से जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो तो फिर उसके सेंस के अनुसार हम आगे लगाते हैं। जैसे कोई सैड भावना हो तो सैड वर्ड का यूज करेंगे, कोई खुशी की भावना झलक रही हो तो हैप्पी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं यूज किया गया है, तो केवल आपको इफ़ ओनली को रिमूव करके आई विश कर देना है और बाकी पूरे सेंटेंस को ऐसे ही लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब आपको यहाँ पर फिल करना है, दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली। तो 17 क्वेश्चंस में क्या होगा, यह जो पेपर है वो सप्ताह में 2 बार आता है। प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अपीयर्स का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स वाट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। 18th क्वेश्चन में क्या करना है, 18th क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करके बताना है कि यहाँ पर करेक्ट एरर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले समझो सब्जेक्ट को, न्यूक्लियर वेस्ट, यहाँ पर सिंगुलर का बोध हो रहा है ना, जो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर वेस्ट दिया गया वो सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया आर, वो भी सिंगुलर होना चाहिए ना कि प्लूरल। तो अगर आप आर को इज से रिमूव कर देते हो तब यह सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑनर एंड डैश अराइज फ्रॉम वंस ऑन एक्शन। देखो यहाँ पर खाली स्थान पर आपको फिल करना है एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि ऑनर का एंटोनिम आपको यहाँ पर खाली स्थान पर फिल करना है। तो ऑनर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम्मान, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेम, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। सेल्फ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ऑटोनॉमी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही देखो जो ऑप्शन ए है ऑटोक्रेसी, तो ऑटोक्रेसी हम बोलेंगे जब गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है जो वो केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा रन की जाती है, तो इसे ऑटोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पैसेज आप सभी के सामने ओपन है, दोनों पार्ट को आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द आवर वेजी एजफुल। यहाँ पर क्या कहा गया कि ऑथर के अनुसार जो गुड बुक है वो क्यों अच्छा होता है हमारे समय के लिए। तो क्या होता है, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू, यानी कि जो अच्छे किताबें होती है वो केवल वही इन्फॉर्मेशन देती है जिसकी आपको ज़रूरत है। सेकेंड क्वेश्चन है, द बुक ऑफ द आवर डज नॉट डील विथ वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई। द बुक ऑफ द आवर यह किसके साथ डील नहीं करता, तो यह डील करता है ट्रेवल अकाउंट के साथ, स्टोरिंग टेलिंग के साथ और फैक्ट टेलिंग के साथ, लेकिन प्रिजर्वेशन ऑफ जो नॉलेज है यह नहीं करता है। आप एक अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आपको ट्रेवलिंग के बारे में नॉलेज होगी, स्टोरी आप उससे पढ़ सकते हो और उससे फैक्ट जान सकते हो,
लेकिन नॉलेज को प्रिजर्व कैसे करके रखना है वो तो आपके माइंड पर डिपेंड करता है, ना कि सामने बुक पर। इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रेन सी सेड। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। यहाँ पर आओ बाकी ऑप्शन इसके देख लीजिए क्या क्या हैं। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि ए और बी ऑप्शन गलत है, यानी केवल या तो सी ऑप्शन करेक्ट है या डी है। तो इन दोनों में से जो भी करेक्ट होगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।